U82 हिंदी अध्याय 811 पैटर्न 14। बड़े मास्टर जून हैरान रह गए। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में ही उन्हें 14वें पैटर्न क्षेत्र का दिव्य बोध हुआ था। ये किस प्रकार का राक्षस था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ये कहने का साहस किया कि वे फॉर्मेशन में कुशल हैं, और वास्तव में ऐसा कहने का उनके पास आधार भी था। लेकिन यह असंभव है। बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं। ... एक साधक की दिव्य भावना की अपनी सीमाएं होती हैं। रक्त क्यूई की खेती की जा सकती थी, आध्यात्मिक शक्ति की खेती की जा सकती थी, लेकिन दिव्य इंद्रिय की कोई समर्पित खेती तकनीक नहीं थी। चिंतन मानचित्र दिव्य अनुभूति को बढ़ा सकता है, लेकिन चिंतन मानचित्र को एक स्थिर और विश्वसनीय साधना तकनीक नहीं माना जाता है। चिंतन करना उधार लेने के समान था। ये उधार लेना था, खेती करना नहीं। चिंतन से उत्पन्न दिव्य अनुभूति, शायद आप नहीं जानते होंगे कि इसके वास्तविक घटक क्या थे, और इसे सचमुच अपना कहना कठिन था। इस प्रकार इस संसार में अधिकांश साधक संभवतः रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति में अपने क्षेत्र की सीमाओं से थोड़ा आगे निकल सकते हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान सदैव अपनी सीमा के भीतर ही रहता था। हालांकि सुपर दिव्य भावना अनसुनी नहीं थी। ताओवादी दरबार के 2000 वर्षों के अभिलेखों में ताओवादी दरबार के समय से भी पहले परम दिव्य ज्ञान वाले साधकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कृषक या तो केवल अफवाहें थीं, जिन्हें सच या झूठ के रूप में पहचानना कठिन था, या वे किसी प्रकार के ताओवादी अर्थ, सच्चे ईश्वर, दुष्ट ईश्वर, या यहाँ तक कि स्वर्गीय दानव के पात्र थे, जिनके पास शक्तिशाली दिव्य विचार थे, लेकिन उनकी अपनी इच्छा या तो अज्ञानी, द्वेषपूर्ण या अस्थिर थी, और उन्हें सच्चे लोग नहीं माना जा सकता था। लेकिन मोहुआ अलग था। एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ की ओर देखा। यह बालक चतुर और तेज तर्रार था, उसकी आंखें उत्साही थीं, और उसका आचरण मासूम और जीवंत था, एक पूरी तरह से सामान्य छोटा किसान। उस पर ऐसे कोई निशान भी नहीं थे जो किसी दुष्ट वस्तु के आक्रमण का संकेत देते हों। ऐसी स्थिति में वह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता था? बड़े मास्टर जून ने एक पल सोचा और पूछा, क्या आपका कोई गुरु है? मोहुआ ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया, लेकिन उन्होंने पूरी सच्चाई भी नहीं बताई, और केवल इतना कहा, मेरे मालिक पहाड़ों में एकांत में रहते हैं, शांति पसंद करते हैं। वे फॉर्मेशन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे मुझे बाहर अपना नाम बोलने की इजाजत नहीं देते। एल्डर मास्टर झुन ने अधिक गहराई में जाए बिना सिर हिला दिया। कुछ गुरुओं के लिए अपनी पहचान उजागर किए बिना ही शिष्य बना लेना आम बात थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बनी रही, आखिर यह गुरु कौन हो सकता है जो मोहुआ जैसे शिष्य को शिक्षा दे रहा है? दिव्य अनुभूति असाधारण, यहाँ तक कि सुपर रैंक तक, अत्यंत अंतर्दृष्टिपूर्ण, विशेष रूप से पंचतत्व निर्माण में बहुत ठोस आधार और गहन गहराई के साथ। उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह न केवल मासूम, मनमोहक और दयालु था, बल्कि उससे भी अधिक दुर्लभ बात यह थी कि वह वास्तव में फॉर्मेशन से प्रेम करता था, पूरी तरह से ताओ के प्रति समर्पित था, बिना किसी विचलित करने वाले विचार के। इस उम्र में अपने मन को स्थिर और अविचलित रखना, अपने गठन कौशल को इतने ठोस स्तर तक प्रशिक्षित करना, वास्तव में उल्लेखनीय है। आखिर उसे कौन सिखा सकता है? एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ की आंखों में देखा, और फिर उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। उनके दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह उस व्यक्ति का शिष्य हो, है न? उसने मोहुआ की आंखों को एक बार फिर गौर से देखा, याद करते हुए कि वह व्यक्ति कैसा दिखता था। उसके दिल में हल्का सा झटका लगा। दिखने और व्यवहार से वे भिन्न थे। उस समय उस व्यक्ति का व्यवहार गर्व से भरा था, वह दुनिया को नीचे देख रहा था, उसकी आंखें अवज्ञा से भरी थीं। मोहुआ पानी की तरह मासूम, सौम्य और दयालु था, उसकी निगाहें शुद्ध और स्पष्ट थीं, लेकिन उनकी आभा में थोड़ी समानता थी। विशेषकर जब करीब से देखा जाए तो मोहुआ की स्पष्ट आंखें कभी कभी गहरी लगती थीं, और उस गहराई के भीतर एक झिलमिलाती रोशनी थी, मानो कोई स्वर्गीय रहस्य बह रहा हो, बिल्कुल अतीत के उस व्यक्ति की तरह। लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। बड़े मास्टर जून अभी भी कुछ उलझन में थे। यदि वह उस व्यक्ति का शिष्य होता, तो क्या वह कियान ताओवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं होता? फिर वह ताई जू गेट पर कैसे पहुंचा? कियान ताओवादी संप्रदाय उनके वंश का सबसे गहरा संप्रदाय था। यह शायद ही संभव है कि कियान ताओवादी संप्रदाय इतने प्राचीन संबंध को भूल जाए। बड़े मास्टर जून ने अपना सिर हिलाया। क्या वह सचमुच उस व्यक्ति का शिष्य हो सकता है? उसने फिर मोहुआ की ओर देखा, और अचानक उसका दिल धड़कना बंद हो गया। मोहुआ की आंखों में कुछ और था।
न केवल घूमता हुआ प्रकाश बल्कि शुद्ध काले काले विचित्रता की एक लकीर भी, केवल एक ही, यह बहुत गहरे में छिपी हुई थी और इसे देखना कठिन था। यह क्या है? एल्डर मास्टर झुन ने हौंफते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, ये तो और भी असंभव है। ऐसी कोई अपमानजनक बात नहीं। भले ही इस बच्चे मोहुआ का कोई स्वामी हो, उसके पास विरासत हो, और भले ही उस आदमी के अवसर से वह प्रभावित हो, लेकिन दोनों भाइयों द्वारा उसे पढ़ाना बिल्कुल असंभव था। यदि सूर्य पश्चिम से भी उदय होता तो भी ऐसी घटना कभी नहीं घटती। बड़े मास्टर जून फिर रुक गए। इस तरह की बात संभव नहीं है। इसलिए इसके विपरीत ये बच्चा उन दोनों में से किसी से भी संबंधित नहीं हो सकता है। शायद यह मेरी अपनी शंकाएं हैं। एल्डर मास्टर झुन ने फिर से मोहुआ की ओर देखा, और अब मोहुआ की आंखें अपनी सामान्य स्पष्ट और पानी जैसी दिखाई देने लगी थीं। यह कोई और अवसर होना चाहिए। बड़े मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया। इस बच्चे के पास संभवतः असाधारण दिव्य ज्ञान का उपहार था, और संयोग से उसे किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त था, जिसके कारण उसने इतनी अच्छी तरह से निर्माण करना सीखा और इतनी शीघ्रता से प्रगति की। इसके अलावा, यदि वह उन दोनों में से किसी का भी शिष्य होता, वह इतना विशेषज्ञ नहीं होगा। वह न केवल 5 तत्वों के निर्माण में निपुण होगा, 8 द्वार संरचना की नींव भी इतनी कमजोर नहीं होगी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह अमर आकाश संरचना प्रवाह को भी नहीं जानता। ये सही है, मैं बस इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। मोहुआ को देखकर एल्डर मास्टर झुन का दिल हल्का हो गया, उनकी निगाहें संतुष्टि में बदल गईं। एक बढ़िया अंको। बड़े मास्टर जून ने फिर गंभीरता से सोचा। दिव्य ज्ञान प्रतिभा इतनी आश्चर्यजनक, यह बालक ताइजू द्वार में शामिल हो गया है और भविष्य में अच्छे कर्म करता है और नव अवस्था के साधकों को लाभ पहुंचाता है, तो यह समस्त विश्व के लिए एक आशीर्वाद होगा। हालांकि यदि किसी दिन उसका स्वभाव विकृत हो जाता है और वह नव अवस्था को हानि पहुंचाने के लिए रचना की शक्ति का उपयोग करता है, तो यह ताइजू द्वार का दोष होगा। इसलिए हमें न केवल गठन बल्कि हृदय की प्रकृति भी अच्छी तरह से सिखानी चाहिए। यदि उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से बुरा है तो उसे अथक शिक्षा देनी चाहिए, उसे अच्छाई की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए। यदि उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से अच्छा है तो व्यक्ति को उसके सच्चे हृदय का अनुसरण करना चाहिए और उसकी अच्छाई को पनपने देना चाहिए। ऐसी प्रतिभा के साथ अगर उसे अच्छी तरह से सिखाया जाए तो ताइजू गेट वास्तव में खुद पर विचार कर सकता है कि उसे एक खजाना मिल गया है। इस पीढ़ी के संप्रदाय नेता ने वास्तव में एक अच्छा काम किया है। ... अल्पविराम। थोड़े समय में ही एल्डर मास्टर झुन के हाव भाव कई बार बदल गए। वे बारी बारी से सिर हिलाते रहे, उनके विचार अंतहीन रूप से घूमते रहे, उनका मूड बदलता रहा। मोहुआ एल्डर मास्टर जून द्वारा इतनी देर तक घूरे जाने के कारण कुछ उलझन में पड़ गया और स्पष्ट रूप से थोड़ा दोषी महसूस किया, और फिर धीरे से फुसफुसाया। बड़े मास्टर झुन। एल्डर मास्टर झुन चौंक गए, फिर होश में आए और मोहुआ के हाल के अनुरोध को याद किया कि 14 पैटर्न निर्माण विधि सीखें। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने गंभीरता के साथ कहा, हाँ। वादा करने के बाद एल्डर मास्टर जून ने सोचने के लिए रुककर कहा, हालांकि किस प्रकार की संरचना सिखाई जाए, इसके लिए मुझे इस पर विचार करना होगा। मोहुआ का दिल खुशी से उछल पड़ा और वह हंस पड़ा। धन्यवाद एल्डर। बड़े मास्टर झुन ने सिर हिलाया, उनकी नजरें मिलनसार थीं, फिर उन्होंने मोहुआ को वापस भेज दिया। वह खुद ज़ेडस्टोन पर्वत पथ पर पीछे वाले पहाड़ की ओर चल पड़ा, चलते चलते अपने विचारों पर विचार कर रहा था। रास्ते में जब शिष्यों ने उसका अभिवादन किया तो उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। अंततः संप्रदाय नेता के निवास के निकट पीछे के पहाड़ पर पहुंचकर उनकी मुलाकात ब्रोकेड वस्त्र पहने ताइजू संप्रदाय मास्टर से हुई। ताइजू संप्रदाय के गुरु ने सबसे पहले उन्हें सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। बड़े गुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लेकिन एल्डर मास्टर जून ने कुछ नहीं सुना, जब तक कि वह कुछ कदम आगे नहीं बढ़ गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, उसने पीछे मुड़कर ताइजू संप्रदाय के मास्टर की ओर देखा और सिर हिलाया। तुमने अच्छा किया, ऐसा कहकर एल्डर मास्टर जून चले गए। ताइजू संप्रदाय के गुरु को एक बार एल्डर मास्टर शुन से प्रशंसा मिली और वे आश्चर्यचकित और सम्मानित महसूस करने लगे, फिर भी कुछ हद तक चकित भी हुए। अच्छी की, मैंने क्या की? अल्पविराम। एल्डर मास्टर झुन एल्डर निवास में वापस अभी भी सोच में डूबे हुए थे। हमें अच्छा पढ़ाना चाहिए। यदि यह बच्चा 5 तत्वों के निर्माण का इतनी गहराई से अध्ययन कर सकता है तो उसे 8 त्रिग्राम सरणी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
अन्य एरे श्रृंखलाएं कम लोकप्रिय होने तथा सीमित उपयोग वाली होने के कारण अभी प्रतीक्षा कर सकती हैं। 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों को अच्छी तरह से सीखने के लिए माउंट ताई के समान ठोस आधार तैयार करने के लिए फिर बाद में निर्माण विधि की अन्य श्रेणियों का पता लगाने में बहुत देर नहीं होगी। लेकिन जब एल्डर मास्टर झुन ने विचार किया तो उन्हें अचानक एक अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे का एहसास हुआ। कियानजू राज्य सीमा पर पूरी तरह शांति और स्थिरता नहीं है। बड़े मास्टर शुन की निगाहें गंभीर हो गईं। हाल के वर्षों में कुलीन कुलों का विकास हुआ है, संप्रदाय आश्रित हो गए हैं तथा विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों के बीच प्रसिद्धि और लाभ के लिए संघर्ष बढ़ गए हैं। लंबे समय से मौन दानव संप्रदाय सतह के नीचे हलचल मचा रहा है तथा कुछ अज्ञात योजना बना रहा है। स्थिति जटिल है, खतरा छाया में छिपा है और लोगों के दिल मुश्किल में हैं। ज्ञान प्राप्ति का स्थान कियानजू राज्य सीमा उतनी शांत नहीं है जितनी सतह पर दिखाई देती है। मुहुआ, ये बच्चा एक ढीला साधक है, बिना किसी पृष्ठभूमि या शक्ति के। उसकी रक्षा के लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उसे दृढ़तापूर्वक अन्वेषण के मार्ग पर चलने, अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने, शांतिपूर्वक निर्माण विधि का अध्ययन करने की अनुमति देना, बिना भटके या गलत राह पर जाए। और किसी के द्वारा धमकाया नहीं जाना चाहिए। बड़े मास्टर जून गंभीर लग रहे थे। मुहुआ जैसे मासूम और दयालु बच्चों को धमकाना वास्तव में आसान है, लेकिन ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बड़े मास्टर जून गहरी सोच में पड़ गए। फिलहाल कोई सुरक्षित समाधान न सूझने पर उन्होंने आह भरी। चलो इस विषय पर बाद में बात करते हैं, पहले उसे फॉर्मेशन विधि सिखाते हैं। अल्पविराम। अगले दिन एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ को एक फॉर्मेशन डायग्राम सौंपा। फंसे हुए पर्वतीय संरचना, एक बागुआ श्रृंखला निर्माण विधि, द्वितीय श्रेणी 14 पैटर्न। यह एक सरणी है जो जनरल हेक्साग्राम से संबंधित है। एल्डर मास्टर झुन ने संरचना के कठिन बिंदुओं को समझाने के बाद मोहुआ को इसे स्वयं अध्ययन करने दिया और कहा कि वह प्रश्न लेकर आ सकता है। मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया, उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। 14 पैटर्न। अंततः उनके पास अध्ययन के लिए 14 पैटर्न का फॉर्मेशन था। 14 पैटर्न की संरचना सीखने और दिन रात उसका अभ्यास करने से उसे अपनी दिव्य भावना को और अधिक निखारने में मदद मिलेगी। चून की सीखने के लिए कोई चुनौतीपूर्ण संरचना नहीं थी, इसलिए उनकी दिव्य भावना फाउंडेशन स्थापना के बाद से 14 पैटर्न पर बनी रही। लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। यद्यपि गणना और चालाकी भरी गणना दिव्य इंद्रिय का बहुत अधिक उपभोग करती है तथा उसे अधिक दृढ़ और तीक्ष्ण बनाती है, तथापि दिव्य इंद्रिय के विकास पर इनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दिव्य अनुभूति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति अभी भी निर्माण विधि पर निर्भर रहता है। ट्रैप्ड माउंटेन फॉर्मेशन विधि की जैन सीरीज से है। जैन सीरीज निर्माण विधि जो 8 त्रिग्रामों से उत्पन्न होती है लेकिन 5 तत्वों के अनुरूप भी होती है। इसमें धातु और पृथ्वी के 5 तत्वों के भीतर परिवर्तन शामिल हैं। इसके अलावा क्योंकि यह 8 त्रिग्रामों से संबंधित है, इसलिए फॉर्मेशन पिवोट्स की स्थिति भी सटीक होगी। 8 त्रिग्राम निर्माण की संरचना धुरी 5 तत्व निर्माण विधि से काफी भिन्न होती है। संरचना पैटर्न का लेआउट 8 त्रिग्राम के निर्देशों का पालन करना चाहिए और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह 8 त्रिग्राम की संरचना से मेल खाना चाहिए। ये बातें पहली बार में काफी अपरिचित लग सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक अध्ययन और बार बार अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे इस ज्ञान को समझ और एकीकृत कर सकता है। और 8 त्रिग्राम निर्माण विधि के कई प्रकार हैं। मोहुआ जितना अधिक उनमें डूबता गया, उतना ही अधिक वह इसके लिए उत्सुक होता गया। 8 त्रिग्रामों में से कान जल है और ली अग्नि है। ये 2 प्रकार की निर्माण विधियां पंचतत्वों में जल और अग्नि तत्वों के समान हैं तथा इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जैन पर्वत है और दूई दलदल है। जैन माउंटेन में 5 तत्वों के धातु और पृथ्वी तत्वों का विकास शामिल है। दूई मार्श में 5 तत्वों के जल और पृथ्वी तत्वों का विकास शामिल है। 5 तत्व निर्माण विधि की तुलना में इन 2 प्रकार के 8 त्रिग्राम निर्माण विधि में अधिक अंतर होगा। इसके अलावा जुन और झेन भी हैं। जुन हवा है और झेन गड़गड़ाहट है। मोहुआ ने अभी तक पवन आधारित आध्यात्मिक शक्ति निर्माण विधि का अध्ययन नहीं किया था और वह नहीं जानता था कि जून हेक्साग्राम निर्माण विधि में किस प्रकार के पंचतत्व परिवर्तन शामिल हैं। लेकिन गड़गड़ाहट, मोहुआ का दिल उत्साह से भर गया। उसने स्वर्गीय क्लेश की गड़गड़ाहट अपनी आंखों से देखी थी। स्वर्गीय दाव संरचना से उत्पन्न वह वज्र जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, एक एकल वज्र पैटर्न से उत्पन्न हुआ था।
और स्वर्गीय क्लेश के सार को समाहित करने वाले उस अमर पैटर्न को महुआ ने अपनी आंखों से देखा था और व्यक्तिगत रूप से इसे दर्ज किया था, इसे अपने चेतना सागर में ताओवादी स्टेल पर उकेरा था। ये थंडर पैटर्न अत्यंत भयानक था, यहाँ तक कि उसके चाचा भी इसे सहन नहीं कर सके। वह एक झलक मात्र से राख में विलीन हो गए। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ... उसके चाचा को उसके अच्छे इरादे समझ में नहीं आए। महुआ ने सिर हिलाया। थंडर सिस्टम फॉर्मेशन के बारे में सुनना ही बहुत शक्तिशाली लग रहा था। एकमात्र प्रश्न ये था कि क्या स्वर्गीय क्लेश की गड़गड़ाहट और 8 त्रिग्रामों के भीतर झेन त्रिग्राम की गड़गड़ाहट संरचना के बीच कोई अंतर था। इसके अलावा ये कियान और कुन हेक्साग्राम की संरचनाएं थीं। कुन पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, जो संभवतः 5 तत्वों की मिट्टी से विकसित हुआ है, लेकिन संभवतः यह अधिक जटिल, व्यापक होगा, सभी चीजों को धारण करेगा, सभी घटनाओं को समाहित करेगा, और यहां तक कि पृथ्वी के ताओवादी अर्थ को भी छू सकता है। लेकिन वह पृथ्वी के ताओवादी अर्थ से अच्छी तरह परिचित था, इसलिए वह डर नहीं रहा था। अंत में कियान मार्ग था। कियान स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। महुआ जो सोच सकता था वह 3 प्रतिभाओं का एक पहलू स्वर्ग था। दूसरा कुछ ऐसा था जिस पर अन्य साधक विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जिस पर उन्होंने तुरंत एक झलक प्राप्त कर ली थी और इस प्रकार उसके अस्तित्व की पुष्टि कर सके, स्वर्गीय ताओ संरचना का स्वर्गीय पहलू। वह नहीं जानता था कि स्वर्गीय कियान हेक्साग्राम द्वारा प्रतीकित गठन विधि कैसी दिखेगी। महुआ ने अपने आप से कहा। कुछ देर तक विचारों में खोया रहा, फिर उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और अपने मन को शांत किया। आखिरकार सीखने के लिए अभी भी बहुत सारी संरचनाएं बाकी थीं। इनमें से कोई भी संरचना उससे बच नहीं सकती थी। हालांकि अभी उन्हें जनरल ट्राइग्राम के द्वितीय श्रेणी के 14 पैटर्न वाले ट्रैप्ड माउंटेन फॉर्मेशन से गंभीरता से सीखना शुरू करना था। महुआ ने हमेशा की तरह पहले ट्रैप्ड माउंटेन फॉर्मेशन के फॉर्मेशन पैटर्न और पिवोट्स को याद किया, फिर कुछ बार उनका सरल अभ्यास करने की कोशिश की। रात में जब वह सोता तो उसकी दिव्य भावना उसकी चेतना के सागर में डूब जाती और ताओवादी स्तंभ पर औपचारिक अभ्यास शुरू कर देती। यद्यपि दिव्य संवेदना की 14 पट्टियों के साथ 13 पैटर्न संरचना का अध्ययन पहले के 12 या 13 पैटर्नों जितना आसान नहीं था, लेकिन ये बहुत कठिन भी नहीं था। हालांकि महुआ ने पाया कि उसकी 14 पट्टियां अन्य साधकों से थोड़ी भिन्न थीं। ये संभवतः दिव्य चेतना परिवर्तन के कारण था कि उनकी दिव्य भावना बहुत सघन और अविश्वसनीय रूप से लचीली हो गई थी। इस प्रकार उसकी दिव्य भावना की वास्तविक मात्रा अन्य 14 पट्टियों की तुलना में अधिक थी, लेकिन उसकी ताकत अतुलनीय थी। अन्य साधकों के लिए दिव्य इंद्रिय की शक्ति प्रतिमानों की संख्या अर्थात दिव्य इंद्रिय की मात्रा द्वारा निर्धारित होती थी। जितने अधिक पैटर्न उतनी बड़ी दिव्य भावना उतनी ही स्वाभाविक रूप से मजबूत। लेकिन महुआ की दिव्य भावना ने एक आयाम का विस्तार किया। दिव्य भावना की शक्ति को उसकी गुणवत्ता से मापा, न कि केवल पैटर्न की संख्या से। यद्यपि पैटर्न की संख्या समान थी तथा सभी 14 धारियों के थे, फिर भी वह केवल 14 धारियों तक की संरचना ही सीख सका। हालांकि दिव्य ज्ञान की गुणवत्ता में अंतर के कारण महुआ ने हमेशा महसूस किया कि संरचनाओं को सीखने के लिए इस शुद्ध अधिक संघनित दिव्य ज्ञान का उपयोग करने से उन्हें संरचनाओं को अधिक अच्छी तरह से समझने में मदद मिली और महान दाव के बारे में उनकी समझ भी अधिक गहरी होगी। उसी समय महुआ को पता चला कि उसकी दिव्य भावना की मात्रा कुछ हद तक लचीली लग रही थी। यद्यपि ये दिव्य संवेदना की 14 पट्टियां थी, फिर भी उपयोग के बाद ये पूरी तरह समाप्त नहीं होती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह चेतना के सागर से अधिक दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में सक्षम थे। दिव्य भावना रुई में पानी की तरह थी, जो कि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन यदि आप उसे निचोड़ें तो और अधिक हो सकती थी। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, मानो चेतना के सागर को दबाया जा रहा हो। यह अत्यंत कष्टदायक था। इसलिए महुआ को सही समय पर रुकना पड़ा और वह इसका अधिक उपयोग नहीं कर सका। वह 14 पट्टियों के लिए आवश्यक मात्रा से थोड़ा अधिक ही उपयोग कर सकता था और फिर रुक सकता था, अन्यथा उसे भयंकर सिरदर्द हो जाता और वह स्वयं को कष्ट देता। 14 पट्टियों वाला फंसा हुआ पर्वतीय स्वरूप कठिन नहीं था और महुआ ने इसे आसानी से सीख लिया। लेकिन बागुआ फॉर्मेशन श्रृंखला से परिचित होने और उसे आत्मसात करने में बहुत समय लगा। अच्छी तरह से महारत हासिल, जेन श्रृंखला गठन पैटर्न का उपयोग करना, 8 ट्रिग्राम के गठन धुरी को समझना, 8 ट्रिग्राम की गतिशील गठन आंखों का निर्माण करना और बागुआ गठन विधि के आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह का व्यापक रूप से अवलोकन करना।
आधे महीने बाद महुआ ने द्वितीय श्रेणी के 14 पैटर्न वाले ट्रैप्ड माउंटेन फॉर्मेशन में महारत हासिल कर ली। वह सचमुच द्वितीय श्रेणी के 14 पैटर्न की संरचनाएं बना सकता था। जहां तक 15 पट्टियों की संरचना का प्रश्न है, महुआ का दिव्य ज्ञान क्षेत्र अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह फिलहाल इसे नहीं सीख सका। डायबिटीज हमेशा के लिए दूर होगी, बस दिन में 2 बार करें। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, सोने से पहले करें ये काम। ये जानकर कि महुआ ने द्वितीय श्रेणी के 14 पैटर्न वाले ट्रैप्ड माउंटेन फॉर्मेशन में महारत हासिल कर ली है, एल्डर मास्टर जून को अब आश्चर्य नहीं हुआ। वह कुछ हद तक सुन्न हो गया था और साथ ही उसने चुपचाप राहत की सांस ली। आखिरकार ये लगभग पर्याप्त है। 14 धारियां पर्याप्त थीं, इससे अधिक सीखना कुछ हद तक अत्यधिक होगा। बड़े मास्टर झुन ने गंभीरता से कहा, यद्यपि अब आप 14 पट्टियों की संरचनाएं बना सकते हैं, आपने 13 पैटर्न की संरचनाएं नहीं सीखी हैं, आधार बहुत ठोस नहीं है। तो अब से मैं 14 पट्टियों के कुछ स्वरूप तैयार करूंगा 13 पट्टियों के साथ मिलाकर, ताकि आप एक एक करके उन्हें अच्छी तरह से सीख सकें। महुआ ने खुशी से कहा, धन्यवाद बड़े मास्टर। बड़े मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया और चुपचाप अपने आप से सोचने लगे। 14 पट्टियों की संरचनाएं इस नन्हे को कुछ समय तक व्यस्त रखेंगी। 14 पट्टियां। बड़े मास्टर जून ने आह भरी। ये द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तरीय एरे का प्रवेश स्तर है। फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तरीय सरणी को जानने के लिए वह बिल्कुल भी शिष्य जैसा नहीं लगता, वह लगभग छोटा प्रशिक्षक बनने के योग्य है। बड़े मास्टर जून ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अगले दिनों में महुआ ने अथक परिश्रम से संरचनाओं का अध्ययन जारी रखा। उन्होंने 13 और 14 धारियों वाली दोनों पट्टियां सीखीं। बेशक फोकस 14 पट्टियों पर था। महुआ अपनी चेतना के सागर को निखारने और अपनी दिव्य भावना को आगे बढ़ाने के लिए 14 पैटर्न संरचना का उपयोग करना चाहता था। एक मीनार में रेत का ढेर लगाने से टपकता पानी पत्थर को घिस देता है। उन्होंने एक के बाद एक संरचनाओं का अध्ययन किया, उन्हें बार बार चित्रित किया, और उसकी दिव्य भावना किसी का ध्यान न आते हुए धीरे धीरे 15 पट्टियों की ओर चढ़ गई। हुआ कि दिव्य भावना 16 पैटर्न के करीब पहुंच रही थी। 14 से 16 पैटर्न के बीच सभी क्यूई फाउंडेशन मध्य चरण के भीतर हैं, और इस चरण के दौरान सफलताओं में महत्वपूर्ण अड़चनें नहीं हैं, बल्कि बस थोड़ा समय चाहिए। इस दौरान महुआ धीरे धीरे ताइक्सू गेट में बस गया। ताइक्सू गेट में उनका जीवन शांत और घटनाहीन था। कक्षाओं में भाग लेने के अलावा साधना और ड्राइंग फॉर्मेशन उनकी दैनिक दिनचर्या थी। ताइक्सू गेट में कई पाठ्यक्रम थे। गठन के अलावा महुआ ने अपने साधना पाठ्यक्रम को सबसे अधिक गंभीरता से लिया। प्रशिक्षक एल्डर गोन्गसुन ताइक्सू इनर गेट और पंथ परिवर्तन क्षेत्र के एक सच्चे शिष्य थे। उनके पास गहन साधना और विशाल ज्ञान था। उन्होंने उच्च अंतर्दृष्टि के साथ क्यूई फाउंडेशन साधना का तरीका सिखाया, जो गहन और सरल दोनों था। कुछ बुनियादी बिंदुओं को एल्डर गोन्गसुन के सच्चे शिष्यों, जो अब आंतरिक द्वार के प्रशिक्षक हैं, द्वारा पूरक किया गया। ये साधना पद्धतियां ताइक्सू गेट के बुजुर्गों और प्रशिक्षकों की पीढ़ियों का सार थीं, जो हजारों वर्षों से पूर्वजों से प्राप्त साधना के अनुभव और समझ को संघनित करती थीं। इसके कारण महुआ का फाउंडेशन स्थापना चरण के प्रति दृष्टिकोण भी स्पष्ट होता गया। हालांकि खेती में उनकी प्रगति अभी भी सबसे कम मानी जाती है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह ताइक्सू गेट में मध्य निम्न श्रेणी आध्यात्मिक मूल वाला एकमात्र शिष्य। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। और इसलिए भी कि उन्होंने दाओ को सिद्ध करने वाली दिव्य भावना ताओवादी नींव तैयार की थी। यद्यपि उनकी दिव्य भावना अत्यंत मजबूत थी, उनका क्षेत्र परिष्कृत नहीं हुआ था और उनकी देह और आध्यात्मिक शक्ति की नींव अत्यंत कमजोर थी। मध्य निम्न श्रेणी आध्यात्मिक मूल का तात्पर्य आध्यात्मिक शक्ति संचार की निम्न ऊपरी सीमा से है, जो साधना की एक विशिष्ट गति की ओर ले जाती है। विशेषकर जब इसकी तुलना ताइक्सू गेट के छात्रों से की जाए, जो सभी उच्च श्रेणी के थे तथा उनमें से किसी की भी योग्यता कम नहीं थी। इसलिए सभी शिष्यों में महुआ के आध्यात्मिक शक्ति चक्रों की संख्या सबसे कम थी। इसी तरह अपनी कमजोर नींव के कारण महुआ का खेती का आधार भी सबसे कमजोर था। यद्यपि महुआ अपनी साधना में परिश्रमी था, फिर भी वह केवल अपने क्षेत्र के साथ ही बना रहा, बाकी सब में वह काफी पीछे रह गया। सौभाग्य से एल्डर गोन्गसुन, जो साधना सिखाते थे, भेदभाव रहित थे और लोगों के साथ अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं करते थे। जब तक आप साधना के प्रति मेहनती और गंभीर थे, तब तक वह परिणामों के बारे में बहुत सख्त नहीं थे।
मोह हुआ केवल इसी तरह से आगे बढ़ सकता था, धीरे धीरे आगे बढ़ सकता था, सीमित आध्यात्मिक जड़ के साथ, न तो उसकी साधना का क्षेत्र और न ही उसका आधार तेजी से विकसित हो सकता था। हालांकि यह ऐसी बात थी जिसके बारे में महुआ काफी समय से स्पष्ट थी और इस पर निराश होने लायक नहीं थी। आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता या नींव की मोटाई की परवाह किए बिना, चूंकि वह महान दाव का अनुसरण कर रहा था, इसलिए उसे बिना किसी विकर्षण के केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आध्यात्मिक मूल अच्छा था या बुरा, यह एक तथ्य था। आत्मदया महसूस करने और समय बर्बाद करने के बजाय साधना के लिए सभी प्रयास समर्पित करना बेहतर था। खेती वर्गों के अलावा ताइक्सु गेट में ताओ खेती उद्योग भी थे। इनमें मुख्य थे कीमिया, कलाकृति शोधन और रून शोधन। जैसी कि उम्मीद थी, मोहुआ ने इन सभी क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया। टोंगशियान गेट में भी यही स्थिति थी और अब ताइक्सु गेट में यह और भी अधिक स्पष्ट हो गया। कीमिया के लिए जड़ी बूटियां बहुत महंगी थीं, कलाकृतियों के शोधन के लिए वह हथौड़ा भी नहीं चला सकता था, रून शोधन में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती थी। मोहुआ के अनुसार ड्राइंग फॉर्मेशन के लिए स्याही, ब्रश और फॉर्मेशन पेपर पहले से ही महंगे माने जाते थे, लेकिन निर्माण का सार दिव्य ज्ञान के माध्यम से महान दाव को समझना था। सबसे बड़ी खपत वास्तव में दिव्य भावना थी, जबकि कीमिया अलग थी। जड़ी बूटियां, उच्च श्रेणी की गोली भट्ठी, गोली बनाने की विधियां और स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों के साथ संयुक्त विभिन्न उत्प्रेरक सभी बहुत महंगे माने जाते थे, जो मोहुआ की पहुंच से बहुत दूर थे। जितना उच्च ग्रेड उतनी ही अधिक कीमत। केवल कुलीन कुलों के वंशज ही, जिनके पास न तो आत्मा पत्थर थे और न ही आध्यात्मिक वस्तुएं, पैसे जलाकर रसायन विद्या सीख सकते थे। कीमिया की तुलना में रून शोधन न केवल महंगा था बल्कि आध्यात्मिक शक्ति को भी बहुत कम कर देता था। मोहुआ ने एक बार टोंगक्सियन शहर के आर्टिफैक्ट रिफाइनर मास्टर चेन को रून्स के बारे में बात करते सुना था। ताइक्सु गेट में प्रवेश करने के बाद से उसने और भी अधिक सीखा था। रून एक ताओ साधना उद्योग था जो कलाकृतियों के परिष्करण और चित्रकारी निर्माण दोनों से विकसित हुआ था, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र था। प्रारंभिक रून्स कागज पर बनाए गए थे और कुछ हद तक फॉर्मेशन से मिलते जुलते थे। हालांकि इस प्रकार के पेपर रून कागज को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए आसानी से संरक्षित नहीं किया गया था और मिसफायर और विस्फोटों से ग्रस्त था। इसकी शेल्फ लाइफ भी कम थी और ये डड्स के लिए प्रवण था जहां यह अप्रभावी हो जाता था। मुहरबंद आध्यात्मिक शक्ति सीमित थी और इसकी शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी। जैसे जैसे साधना जगत का विकास हुआ, इन पुराने प्रकार के रूनों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। अब रून्स को जेड से बनाया गया, जिसमें जेड को माध्यम के रूप में उपयोग किया गया। सीलिंग प्रकार के निर्माण और विशेष कलाकृति शोधन तकनीकों को एकीकृत किया गया। रून शोधन मास्टर्स ने इन जेड रूनों में अपने मंत्रों को सील कर दिया, जिससे सीमित उपयोग वाले रून का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन मोहुआ के लिए उसकी कम आध्यात्मिक शक्ति के कारण रून शोधन उसकी पहुंच से बाहर था। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का तो जिक्र ही नहीं। मोहुआ की रक्त क्यू न केवल शारीरिक साधकों में कमजोर थी बल्कि आध्यात्मिक साधकों में भी सबसे कमजोर थी। अधिकांश कुलीन परिवार के वंशज जो आध्यात्मिक साधक थे, उन्होंने भी कुछ शारीरिक शोधन तकनीकों का अभ्यास किया, नजदीकी युद्ध में मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी शारीरिक सुरक्षा को थोड़ा बढ़ाने के लिए। इसलिए आध्यात्मिक कलाकृति गढ़ने के लिए एक बड़े हथौड़े को घुमाना उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन मोहुआ अलग था, उसे हथौड़ा पकड़ने में भी कठिनाई हुई। कक्षा के दौरान 9 बैलों और 2 बाघों के बल के साथ मोहुआ अभी भी बड़े लोहे के हथौड़े को नहीं घुमा पा रहा था। उसका चेहरा प्रयास से लाल हो गया था, यहाँ तक कि वह ये भी सोच रहा था कि क्या हथौड़े को अलग करना चाहिए और एक अच्छे संशोधन के लिए अंदर एक संरचना स्थापित करनी चाहिए। कलाकृति शोधन के प्रशिक्षक ने तुरंत सलाह दी, छोड़ दो, इस हथौड़े से खुद को परेशान मत करो। ये भी नहीं चाहता था। हथौड़ा न उठा पाना हथौड़े की गलती नहीं थी। मोहुआ ने फिर पूछा, तो प्रशिक्षक, क्या मुझे अभी भी आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सीखने की जरूरत है? प्रशिक्षक ने अनिर्णित भाव से मुंह बनाया। ताइक्सु गेट पर अपने समय के दौरान उन्होंने कभी ऐसा शिष्य नहीं देखा था जो हथौड़ा भी नहीं चला सकता था। लोहे को गढ़ने में असमर्थ होने के कारण स्वाभाविक रूप से वह कलाकृतियों को परिष्कृत भी नहीं कर सकता था। प्रशिक्षक केवल इतना ही कह सकता था, जैसा चाहो वैसा करो, जितना सीख सकते हो सीखो, जबरदस्ती मत करो और निश्चित रूप से अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। जानता था कि मोहुआ
वह बच्चा फॉर्मेशन में बहुत अच्छा था और एल्डर मास्टर शुन का काफी पसंदीदा था। अगर मोहुआ के हाथ आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग करते समय चोटिल हो गए और वह फॉर्मेशन पेंटिंग नहीं कर पाया, तो एल्डर मास्टर शुन की नजरें उस पर जरूर टिकेंगी। मोहुआ ने आह भरी। वह भी असहाय महसूस कर रहा था। कलाकृतियों के शोधन के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता थी, रून शोधन के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी, तथा कीमिया के लिए आधार के रूप में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। उनमें इन सबका अभाव था। वास्तव में केवल दिव्य इंद्रिय के उपभोग पर आधारित संरचना ही उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। मोहुआ ने कलाकृतियों का शोधन, रसायन विज्ञान और रून्स का शोधन के 3 पाठ्यक्रमों में अपने प्रयासों को कम करना शुरू कर दिया और इसके बजाय फॉर्मेशन पेंटिंग के लिए अधिक समय आवंटित किया। लेकिन फिर भी उसे उन 3 पाठ्यक्रमों में भाग लेना पड़ा। यह अभी भी वही कहावत है, आपको इसमें महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसे समझना होगा। उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह सीखने की आवश्यकता नहीं थी कि गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाए, कलाकृतियों को कैसे परिष्कृत किया जाए, या रून्स को कैसे बनाया जाए, लेकिन शोधन के मूल सिद्धांत, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक कलाकृतियां, रून्स, गोलियां और उनके संबंधित उपयोग, ध्यान देने योग्य बातें। ताओ साधना ज्ञान के ये अंश जानना आवश्यक था। भविष्य में साधना जगत में यात्रा करते समय विष दिए जाने से बचने के लिए, आध्यात्मिक कलाकृतियों से गुप्त रूप से हमला किए जाने से बचने के लिए, या रून से विस्फोटक रूप से मारे जाने से बचने के लिए। अल्पविराम। इसके अलावा ताइक्सु गेट में ताओवादी कौशल कक्षाएं भी थीं। ताओवादी कौशल कक्षाओं को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया था: आध्यात्मिक साधक, शरीर साधना और तलवार साधक। आप जो चाहें सीख सकते थे। मोहुआ एक आध्यात्मिक साधक थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक साधक पाठ्यक्रम चुना। हालांकि उन्होंने पाया कि ताइक्सु गेट के आध्यात्मिक साधक वर्ग में सिखाए गए मंत्र और सिद्धांत उनके अपने जादुई दृष्टिकोण से मौलिक रूप से भिन्न थे। ताइक्सु गेट के आध्यात्मिक साधक या मुख्यधारा के आध्यात्मिक साधक युद्ध के लिए शक्तिशाली चालों का उपयोग करने का मार्ग अपनाते थे। जिन लोगों की आध्यात्मिक जड़ें श्रेष्ठ थीं, उन्होंने श्रेष्ठ तकनीकों का अभ्यास किया, श्रेष्ठ मंत्रों का अध्ययन किया, गहन साधना पर भरोसा किया, शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की तथा शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया। फिर एक ही कदम से वे स्थिति बदल सकते हैं। बॉस जियांग की तरह विशाल आध्यात्मिक शक्ति को संचित करना, तलवार नियंत्रण तकनीक को सक्रिय करना, शुद्ध स्वर्ण तलवार क्यूई को संघनित करना और फिर एक ही वार में जीत या हार तय करना, एक ही तलवार के वार में जीवन और मृत्यु का फैसला करना। हालांकि अंत में वह चूक गया और मर गया, मोहुआ जानता था कि यह उसकी गलती नहीं थी। उनकी तलवार का एक वार सचमुच शानदार और शक्तिशाली था। यदि वह कोई और होता तो शायद वह उसे मौत के घाट उतार देता। दुर्भाग्यवश भाग्य उनके पक्ष में नहीं था। उनकी मुलाकात मोहुआ से हुई और वे अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय में ही मर गए। मोहुआ को बॉस जियांग पर थोड़ी दया आई, लेकिन ऐसे मूव्स जो शक्तिशाली होते हैं और ताकत जुटाने में लंबा समय लेते हैं, साथ ही आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत खर्च करते हैं। तैयारी करते समय या तो बीच में रोके जाने का जोखिम रहता था या फिर वहीं खड़े रहकर मार खाते रहना पड़ता था। मोहुआ ने उस समय को याद किया जब बॉस जियांग तलवार नियंत्रण तकनीक का प्रयोग कर रहा था, स्वर्ण प्रकाश की वह परत जो उसने पहले से ही अपने अंदर जोड़ ली थी। स्वर्णिम प्रकाश की उस परत के कारण मोहुआ की जल कारावास तकनीक ने उसकी तलवार तकनीक को बाधित नहीं किया था। यहां तक कि फायरबॉल तकनीक की शक्ति भी कम कर दी गई थी। वह सुनहरी रोशनी की परत, वास्तव में वह क्या है? मोहुआ ताओवादी कौशल सिखाने वाले संप्रदाय प्रशिक्षक से पूछने गया। प्रशिक्षक ने मोहुआ से कहा, यही गोल्ड बॉडी तकनीक है। गोल्ड बॉडी तकनीक। मोहुआ थोड़ा रुका, उसने पहली बार इस मंत्र के बारे में सुना था। प्रशिक्षक ने कहा, गोल्ड बॉडी तकनीक एक विशेष प्रकार का मंत्र है जो मुख्य रूप से रक्षात्मक है, लेकिन गोल्डन बेल शील्ड जैसे सुरक्षात्मक मंत्रों से अलग है। गोल्ड बॉडी तकनीक का प्रभाव व्यक्ति के शरीर को स्वर्णिम प्रकाश से समृद्ध करना, मेरिडियन की रक्षा करना है, जिससे मंत्रों से होने वाली क्षति को एक निश्चित सीमा तक कम किया जा सकता है। और यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी के मेरिडियन में प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक शक्ति में कोई बाधा न आए। ये बिंदु महत्वपूर्ण है, अर्थात आपके मंत्र बाधित नहीं होंगे। गोल्ड बॉडी तकनीक की अवधि के भीतर आप उन समय लेने वाली फिर भी बेहद शक्तिशाली, बिना किसी चिंता के चालों को डाल सकते हैं, जो जीवन और मृत्यु का तुरंत निर्धारण करती हैं, एक पल में जीत या हार का फैसला करती हैं।
आप अकेले ही कई दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। दुश्मन सेना को दबाने और स्थिति को मोड़ने के लिए एक शीर्ष ग्रेड ताओवादी जादू पर भरोसा कर सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक साधक का प्रयास है, सर्वोच्च शक्ति लाने के लिए अधिकतम मंत्रों का उपयोग करना। अल्पविराम। मो हुआ ने यह सुनकर अपना खून खौलता हुआ महसूस किया, लेकिन आगे सोचने पर ऐसा लगा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वह किसी भी उच्च ताओवादी जादू को नहीं जानता था, भले ही वह जानता था कि उसकी कमजोर आध्यात्मिक जड़ और विरल क्यूई सागर के कारण उसके पास इसे डालने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। अगर वह इसे डाल भी सके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समान श्रेणी के साधकों में उसका भौतिक शरीर बहुत कमजोर था। स्वर्ण शरीर तकनीक के प्रबलीकरण के बावजूद वह शायद तब तक नहीं टिक पाता जब तक वह शक्तिशाली चाल का प्रयोग नहीं कर लेता। मो हुआ जानता था कि वह मार नहीं खा सकता। कागज की तरह नाजुक होने के कारण गोल्ड बॉडी तकनीक द्वारा उसे मजबूत बनाने और कुछ प्रतिरोध प्रदान करने के बावजूद उसे कागज की सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत ही प्राप्त हुई, जो अभी भी ज्यादा उपयोगी नहीं थी। फिर भी उससे बहुत लाभ हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कियानजू राज्य सीमा जैसी लंबी विरासत है। तलवार नियंत्रण के साथ स्वर्ण शरीर या मंत्र कास्टिंग स्वर्ण शरीर, ये युद्ध तर्क की एक ऐसी शैली थी जो उसके लिए पहले से पूरी तरह से अज्ञात थी और उसकी अपनी जादुई रणनीति से मौलिक रूप से भिन्न थी। ये दुख की बात है कि वह इसका उपयोग नहीं कर सका। दादाजी गुई द्वारा सिखाया गया उनका दृष्टिकोण था, सभी मंत्रों में केवल गति ही अपराजय है, और शक्तिशाली दिव्य भावना और आध्यात्मिक शक्ति के तीव्र संचलन के साथ फायरबॉल तकनीक जैसे निम्न स्तरीय मंत्र वास्तव में शक्तिशाली बन गए। उत्कृष्ट मंत्र। मो हुआ को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, प्रशिक्षक, क्या इन शक्तिशाली मंत्रों को लक्ष्य पर लॉक करने के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है? प्रशिक्षक को कुछ आश्चर्य हुआ, क्या आप दिव्य इंद्रिय लॉकिंग के बारे में जानते हैं? मो हुआ ने विनम्रता से उत्तर दिया, कुछ हद तक। इस प्रकार प्रशिक्षक ने मो हुआ को अधिक महत्व दिया। यद्यपि उसका आध्यात्मिक मूल थोड़ा कमजोर था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर थी, तथा वह कुछ ही मंत्र जानता था तथा सामान्यतः उच्च ताओवादी जादू नहीं सीखता था, फिर भी उसके लिए ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना दुर्लभ था। आश्चर्य की बात है कि वह दिव्य इंद्रिय लॉकिंग के बारे में जानता था। प्रशिक्षक ने राहत भरी आवाज में कहा, स्वाभाविक रूप से समय की असंख्य अभिव्यक्तियों के बीच कई भ्रामक भ्रम है। जो दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं हो सकता है, और जो अदृश्य है वह मिथ्या नहीं हो सकता है। एक साधक के लिए पूरी तरह से अपनी आंखों पर भरोसा करना बहुत मूर्खतापूर्ण है। दिव्य ज्ञान में सभी चीजों का वास्तविक स्वरूप निहित है। ईश्वरीय भावना जितनी प्रबल होगी, प्रकृति उतनी ही सच्ची दिखाई देगी। चाहे वह तलवार से ट्रू जीव को नियंत्रित करने वाली चाल हो या जादू से मारने वाली चाल हो, लक्ष्य को देखने और उस पर लॉक करने के लिए दिव्य चेतना का उपयोग करना सबसे अच्छा है। दिव्य चेतना के साथ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीखना ही एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक साधक बनाता है। मो हुआ ने सिर हिलाया और राहत महसूस की। ये सही है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह प्रभाव नहीं डालता तो बेकार है। मेरी अपनी दिव्य चेतना काफी मजबूत है। ... फिर भी हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए और भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बारे में सोचें कि उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए जिनके पास अच्छी आध्यात्मिक जड़ें हैं, श्रेष्ठ साधना तकनीकें हैं, गहन साधना है, जिन्होंने श्रेष्ठ ताओवादी कौशल सीखे हैं, या उन गौरवशाली स्वर पुत्रों के साथ जिनके पास शक्तिशाली तलवार नियंत्रण मंत्र हैं। आप प्रबल दिव्य चेतना पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रह सकते। कई आकस्मिक योजनाएं तैयार करना अच्छा है। इसलिए मो हुआ ने न केवल आध्यात्मिक साधकों की कक्षाओं में भाग लिया, बल्कि शरीर साधना और तलवार साधना कक्षाओं में भी भाग लिया। वह वास्तव में शरीर शोधन या तलवार साधना में रुचि नहीं रखते थे, बल्कि मुख्य रूप से अपने आप को और अपने शत्रु को जानना चाहते थे। ये देखना चाहते थे कि शरीर साधकों और तलवार साधकों की दिनचर्या और आक्रमण के तरीके क्या थे, वे स्वयं की रक्षा कैसे करते थे, और उनके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। इस तरह भविष्य में उसके पास शरीर साधकों और तलवार साधकों से निपटने का एक तरीका होगा। ये भी एक प्रकार का रिवर्स लर्निंग था, जो व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए सीखने का एक और रूप था। और एकमात्र चीज जिसे मो हुआ ने सकारात्मक तरीके से ठीक से सीखा वह थी फॉर्मेशंस। इसके अलावा साधना, कीमिया, कलाकृतियों का शोधन और रूनों का शोधन सहित मो हुआ की तुलना साथी संप्रदाय के शिष्यों से नहीं की जा सकती थी। इसलिए अपने साथी संप्रदाय के अनुयायियों की नजर में मो हुआ एक अजीब व्यक्ति था।
वह फॉर्मेशन में जितना अच्छा था अन्य क्षेत्रों में उतना ही खराब था। कुछ समय तक घुलने मिलने के बाद अन्य संप्रदाय के शिष्यों ने धीरे धीरे मोहुआ को एक ऐसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जिसकी आध्यात्मिक जड़ औसत दर्जे की थी। एक ढीले साधक की पृष्ठभूमि थी जो साधना में गंभीर था, फिर भी उसके कौशल में अत्यधिक पक्षपात था। लेकिन वह इसके बारे में था। सतह पर मोहुआ एक विशेष शिष्य जैसा प्रतीत होता था, लेकिन असाधारण नहीं। हालांकि लोगों को वह पसंद आया। ताई निवास में अधिकांश शिष्यों ने उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। वहां कुछ प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाले, अहंकार और आत्मगौरव से भरे हुए लोग थे जो पहली नजर में परेशानी पैदा करने वाले लगते थे, जिनसे मोहुआ परेशानी से बचने के लिए दूर ही रहता था। ताइक्सू गेट में कई महिला शिष्याएं भी थीं, और उनमें से ज्यादातर अच्छी पृष्ठभूमि से थीं, गोरी और सुंदर। हालांकि वे सभी एक ही ताइशु ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे, फिर भी हर एक चमकदार और रंगीन था। हर एक का अपना आकर्षण था और उसके पीछे कई प्रशंसक थे। हालांकि मोहुआ ने कुछ बार देखा और चुपचाप उनकी तुलना की, तो अंततः उसे लगा कि उसकी जूनियर बहन सबसे सुंदर थी। अपनी छोटी बहन के बारे में सोचते हुए मोहुआ क्षण भर के लिए विचारों में खो गया। तोंगशियान शहर में बिताए समय और वहां की यात्राएं उसके मन में फिर से उभर आईं। मुझे आश्चर्य है कि जूनियर सिस्टर अब कहाँ है? मोहुआ ने आह भरी, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिलाया, चुपचाप अपनी कनिष्ठ बहन के विचारों को अपने हृदय में दफना दिया और फिर लगन से साधना का अभ्यास करना, लगन से संरचनाओं का अध्ययन करना जारी रखा। अल्पविराम। ताइक्सू गेट का दृश्य प्राचीन और सुंदर था। हजारों शिष्य यहाँ अपनी साधना का अभ्यास करते हैं। ताई निवास में रहने वालों के अलावा वहां स्वर्ग के कई गौरवशाली पुत्र थे। मोहुआ उनसे परिचित नहीं था, वह उनमें से कुछ से मिला भी नहीं था। इनमें प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाले लोग, अपनी प्रतिभा से ध्यान आकर्षित करने वाले लोग तथा अत्यंत सुंदर महिला शिष्याएं शामिल थीं। स्वर्ग के पुत्र के ये अभिमानी शिष्य एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। कभी कभी वे ईर्ष्यालु हो जाते थे और संघर्ष का तूफान खड़ा कर देते थे, लेकिन इन सबका मोहुआ से कोई लेना देना नहीं था। अपनी साधना में सुधार करने, अपनी दिव्य चेतना को बढ़ाने, उच्चतर और अधिक गहन संरचनाओं को सीखने का प्रयास, यही तो उसे करना था। बाकी चीजों की उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। मोहुआ ने मौन रहकर साधना और संरचनाओं के अध्ययन का अपना दैनिक अभ्यास जारी रखा, और उसकी दिव्य चेतना, जो उसके लिए अज्ञात थी, चुपचाप 14 प्रतिमानों की बेड़ियों को तोड़कर 15 तक पहुंच गई। 15 पैटर्न दिव्य चेतना का एक स्तर जो केवल क्यूई आधार मध्य चरण में साधकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, साधना में एक छोटी उपलब्धि। और 16 पैटर्न दिव्य चेतना के साथ कोई भी द्वितीय श्रेणी के मध्य चरण की संरचनाएं सीख सकता है। 15 से 16 पैटर्न तक ये केवल एक कदम दूर था। मोहुआ थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर एल्डर मास्टर जून के पास गया और संकोच से पूछा, बड़े गुरु, क्या मैं 15 पैटर्न के लिए संरचनाओं का अध्ययन कर सकता हूँ? एल्डर मास्टर जून एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि 14 पैटर्नों की संरचनाएं मोहुआ के लिए कुछ समय तक अध्ययन करने के लिए पर्याप्त होंगी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह केवल थोड़ी देर होगी। ये समय बहुत छोटा था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने मोहुआ को 14 पैटर्न की रचनाएं सिखाई थीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मोहुआ 16 पैटर्न वाली संरचनाएं सीखने वाला था। एल्डर मास्टर जून बहुत देर तक चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी मत करो। पहले अपनी नींव मजबूत करो। मोहुआ ने सिर हिलाया। मोहुआ के जाने के बाद एल्डर मास्टर जून की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उनकी निगाहें चिंतन से भारी हो गईं। उसे लगा कि यह बच्चा, मोहुआ, कुछ डरावना हो गया है। अब यह बात मायने नहीं रखती थी कि कोई व्यक्ति संरचना को जल्दी या अच्छी तरह से सीख सकता है या नहीं। ऐसी अति उच्च दिव्य चेतना का इतनी तेजी से बढ़ना अकल्पनीय और अनसुना था। यदि वह इस अनियंत्रित तरीके से सीखना जारी रखता, तो उसे सचमुच डर था कि संरचनाओं की खेती से एक अभूतपूर्व छोटा दुष्ट राक्षस पैदा होगा। लेकिन बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं। बहुत जल्दी सीखना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। जंगल में जो पेड़ खड़ा है वह हवा से नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब मोहुआ शायद सिर्फ जंगल में खड़ा नहीं रह गया था। अगर वह इसी बेतहाशा गति से बढ़ता रहा तो उसकी शाखाएं जल्द ही पहाड़ की चोटी को पार कर आसमान तक पहुंच जाएंगी। बहुत विशिष्ट। इस तरह आगे बढ़ने पर बच्चा निश्चित रूप से कुलीन कुलों के बीच ईर्ष्या का विषय बन जाएगा।
अपने साथियों के बीच ईर्ष्या का विषय बन जाएगा और दानव द्वार द्वारा प्रतिष्ठित हो जाएगा। यदि वह सचमुच दानव पथ पर चला गया था, तो उन विक्षिप्त पुराने राक्षसों के पास उसके अनियंत्रित विकास को बढ़ावा देने और उसे पूरी तरह से पागल, छोटे दानव राजा में बदलने के 10,000 तरीके थे। ऐसी चीजों के लिए पहले भी उदाहरण मौजूद थे। शक्तिशाली दिव्य चेतना वाला एक निर्माण गुरु जो दानव पथ की ओर मुड़ गया, वास्तव में भयानक था। और एक बार जब वह दानव पथ पर चला गया तो उसका ताओवादी आधार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। वह शायद अधिक शक्तिशाली होता हुआ प्रतीत हो, लेकिन वह स्वयं को महान दाव से अलग कर लेगा तथा जीवन भर के लिए दानव पथ का कठपुतली बन जाएगा। जहां तक कुलीन कुलों का प्रश्न है, मोहुआ का स्वयं किसी कुलीन वंश से कोई संबंध नहीं था। उसके पास केवल 2 ही विकल्प थे, या तो वह किसी कुलीन कबीले का नौकर बन जाए या फिर मुनाफे के लिए उनका शिकारी कुत्ता बन जाए। अन्यथा निस्संदेह उसे कुलीन कुलों द्वारा बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। यदि वह सदाचारी स्वभाव और उदार मन वाला होता और कुलीन कुलों के हितों के विरुद्ध कार्य करता, तो उसे कियान राज्य के कुलीन कुलों द्वारा संयुक्त रूप से दबाया और मार डाला जा सकता था। संप्रदाय उसका आश्रय हो सकता है, लेकिन संप्रदाय का आधार भी लोग ही थे। मोहुआ के लिए समस्या ये थी कि वह लंबे समय से संप्रदाय में नहीं था, उसकी नींव उथली थी, और यदि साथी संप्रदाय के सदस्यों के बीच कुछ भाईचारा था तो वह अंततः बहुत साथी था। समय व्यक्ति के हृदय को प्रकट करता है, विपत्ति उसका वास्तविक स्वरूप दिखाती है। केवल दीर्घकालिक सहयोग और साझा कठिनाइयों के माध्यम से ही वास्तविक बंधन बन सकते हैं। संगति के वर्तमान स्तर को देखते हुए कोई भी संप्रदाय का अनुयायी संकट के समय उसकी मदद करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालेगा। इस तरह से आगे बढ़ते हुए मोहुआ आसानी से अलग थलग पड़ सकता है और दानव द्वार या यहाँ तक कि कुलीन कुलों के संघर्षों में एक मोहरा बन सकता है। बड़े मास्टर जून की भौहें और भी अधिक कस गईं। मुझे कोई समाधान सोचना होगा, लेकिन उस समय उसके पास कोई अच्छा विचार नहीं था। अगले प्रशिक्षण पाठ के दौरान एल्डर मास्टर झुन कुछ विचलित थे और मोहुआ को देख रहे थे, जो मासूम और जीवंत, आज्ञाकारी लेकिन गंभीर थी। उसे बहुत दुख हुआ और वह इसे सहन नहीं कर सका। इस बच्चे के साथ क्या किया जाना चाहिए? बड़े मास्टर जून परेशान लग रहे थे। हालांकि मोहुआ उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर मास्टर जून उसे इस तरह से क्यों देख रहे थे। जब तक पाठ शुरू नहीं हुआ था, तब तक एल्डर मास्टर झुन ने अपनी नज़र मोहुआ से हटा ली थी, व्याख्यान नोट्स फैलाए, अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और संरचनाओं को समझाने के लिए तैयार हो गए। अचानक एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। एल्डर मास्टर झुन को अपनी ओर क्रोधित होते देख एल्डर को बहुत दबाव महसूस हुआ। वह जानता था कि एल्डर मास्टर झुन को अपने व्याख्यानों के दौरान व्यवधान डाले जाने से कितनी नफरत थी, लेकिन उसे बोलना पड़ा। बड़े मास्टर शुन, पहाड़ों में चर्चा के लिए एक जरूरी मामला है। पीछे के पहाड़। एल्डर मास्टर झुन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर सिर हिलाया। मैं समझ गया। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग ने राहत महसूस की, झुककर प्रणाम किया और चले गए। एल्डर मास्टर जून कक्षा को रोककर शिष्यों को स्वयं अध्ययन करने के लिए कुछ कार्य सौंपने वाले थे, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाले थे, वे अचानक रुक गए। उनकी आंखों में प्रेरणा की एक चिंगारी थी। फिर उन्होंने मोहुआ की ओर इशारा किया और कहा, मोहुआ, तुम उन्हें सिखाओ। मोहुआ दंग रह गया। वहां उपस्थित अन्य शिष्यों ने भी अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उनके भाव ऐसे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ताओ शिक्षण कक्ष में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वहां हलचल मच गई। मोहुआ पढ़ा रहे हैं। वह कैसे पढ़ा सकता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एल्डर मास्टर झुन का चेहरा काला पड़ गया और उनकी निगाहें पूरे कमरे पर घूम गईं। उसके अधिकार से भयभीत होकर शिष्य तुरंत शांत हो गए और आपस में कानाफूसी करने का साहस नहीं कर पाए। मोहुआ ने धीरे से कहा, बड़े गुरु, मेरी शिक्षा उचित नहीं होगी, है ना? एल्डर मास्टर झुन ने उदासीनता से कहा, यह बहुत उपयुक्त है। एक ठोस आधार वाला फॉर्मेशन मास्टर जो द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तरीय एरे को चित्रित करने में सक्षम है, कुछ प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन विधियों को सिखाता है। इसमें अनुचित क्या है? लेकिन मोहुआ हिचकिचाया। एल्डर मास्टर झुन ने मो को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। अच्छी तरह से सिखाओ। मोहुआ चौंक गया। उसे लगा कि एल्डर मास्टर जून के शब्दों का कोई गहरा अर्थ था, लेकिन उस समय वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों था। एल्डर मास्टर जून के अधिक व्यवहार को देखकर मोहुआ के पास झुककर कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है सर। एल्डर मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया, मोहुआ को कुछ पर्चे दिए और निर्देश दिया,
आप बस ये 2 सेट सिखाएं, निडरता से सिखाएं, चिंता न करें। बोलने के बाद एल्डर मास्टर जून खड़े हुए और पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ते हुए, उनके कदम अलौकिक और वास्तविक दोनों थे। ताओ शिक्षण कक्ष के अंदर मो हुआ और शिष्यों का एक समूह एक दूसरे को देखते रह गए। मो हुआ को अजीब लगा, लेकिन एल्डर मास्टर जून के निर्देशों को याद करते हुए उसने अपना संकल्प मजबूत किया। पर्चे खोले, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक लंबा व्यक्ति खड़ा हो गया। यह विशालकाय व्यक्ति, जिसका उपनाम चेंग और नाम मो था, एक शरीर साधक था, काफी लंबा चौड़ा। हालांकि उसका नाम चेंग मो था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वह बहुत बातूनी था। यह देखकर कि एल्डर मास्टर जून बहुत दूर चले गए हैं, चेंग मो ने साहस जुटाया और कुछ हद तक अविश्वास से कहा, मो हुआ, यद्यपि हम अच्छी तरह से मिलते हैं, केवल इस मामले पर बात करते हुए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप मुझे गठन के तरीके सिखा रहे हैं। मैं, चेंग मो, भी गर्व महसूस करता हूं। उसने मन ही मन चुपचाप ये बात जोड़ दी। अन्य शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। अपने अपने कुलों में वे सभी स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र थे। ताइक्सु द्वार पर, जहां ऐसी प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं, एकत्रित होने के बाद वे और भी शांत हो गए थे, लेकिन उनके हृदय में अहंकार अभी भी बना हुआ था। प्राचीन और प्रशिक्षक प्रचार और शिक्षा दे सकते थे, लेकिन साधारण शिष्यों को उन्हें सिखाने का कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि मो हुआ को लोग बहुत पसंद करते थे और वे उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते थे, क्योंकि यह मामला गुरु शिष्यक शिक्षण जैसा था, फिर भी वे संशयग्रस्त थे और उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। मो हुआ ने आह भरी। वास्तव में वह कम प्रोफाइल में रहना पसंद करते थे तथा चुपचाप साधना और निर्माण विधियों का अध्ययन करते रहते थे। लेकिन किसी कारण से एल्डर मास्टर जून ने उनके लिए अलग देखने का यही क्षण चुना। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, अब जब बात यहां तक आ गई थी, मो हुआ डरी नहीं थी। गठन के तरीकों के संदर्भ में उन्हें कभी किसी से डर नहीं लगा, विशेषकर समान आयु के ये साथी साधक। मो हुआ की आंखों में भी श्री जुआंग जैसा ही तिरस्कार था। तो आप कहेंगे, मैं कैसे योग्य हो सकता हूं? चेंग मो की आंखें सिकुड़ गईं। चलो तुलना करते हैं। मो हुआ ने चुपचाप उसकी ओर देखा। तुम? मो की स्पष्ट और थोड़ी तीखी निगाहों से देखा गया चेंग मो अचानक थोड़ा दोषी महसूस करने लगा। मैं वह मो हुआ से अच्छी तरह वाकिफ था और मो हुआ की प्रशिक्षण विधियों में निपुणता से कुछ परिचित था। उसे इसकी सटीक सीमा का तो पता नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से उससे कहीं बेहतर थी। उसने असंतोष के कारण आवेग में आकर बिना सोचे समझे ये बात कह दी थी। लेकिन वास्तव में मो हुआ के साथ गठन विधियों की तुलना करना उनकी क्षमताओं को अधिक आंकना होगा। संप्रदाय में उनकी गठन कौशल सबसे खराब नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से सबसे निम्न में से एक थी। मो हुआ के साथ संरचनाओं की तुलना करना उसके साथ शरीर के परिष्कार की तुलना करने जैसा था। इस समय एक अन्य शिष्य आगे आया। चूंकि आप हमें शिक्षा देने जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको हम सभी से तुलना करनी होगी। बोलने के बाद उसे थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ। यदि वे संख्या में उनसे अधिक होकर भी जीत जाते तो भी यह कोई महान विजय नहीं होती। लेकिन मो हुआ ने लापरवाही से कहा, ठीक है, सब लोग मेरे पास आ जाओ। कमरा अचानक शांत हो गया। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मो, जो आमतौर पर सौम्य रहते थे, इतनी अहंकारी बात कहेंगे। भीड़ तुरंत उत्तेजित हो गई। ठीक है, हम सब एक साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। आइए गठन विधियों में वास्तविक कौशल देखें। छोटी मो हुआ, मैं तुम्हें दिखा दूंगी, आसमान हमेशा ऊंचा होता है। यदि आप हार गए तो आपको हमें भाई कहना होगा। सिर्फ भाई नहीं, आपको हमें बड़ा वरिष्ठ भाई कहना चाहिए। हाँ, आपको हमें बड़ा वरिष्ठ भाई कहना चाहिए। अल्पविराम। मो हुआ ने अपने होंठ भींच लिए। यह अभी भी अनिश्चित था कि कौन किसे वरिष्ठ भाई कहेगा। गठन विधियों की तुलना करने के आमतौर पर अपने नियम होते थे। मो हुआ ने ऐसी औपचारिक प्रतियोगिताओं में ज्यादा भाग नहीं लिया था। उसने पंचतत्व संप्रदाय में अपने कार्यकाल के दौरान बस अपने कौशल का थोड़ा परीक्षण किया था। यद्यपि ये रूप जटिल और बहुत विविध थे, अंततः यह इस बात पर निर्भर था कि कौन तेजी से चित्र बना सकता है, कौन बेहतर चित्र बना सकता है, कौन अधिक कठिन पैटर्न बना सकता है। वर्तमान प्रतियोगिता भी ऐसी ही थी। इसके अलावा, चूंकि वे ताओ शिक्षण कक्ष में थे और उनकी कक्षाएं सीमित समय के साथ चल रही थीं, इसलिए वे विजेता का निर्धारण करने के लिए केवल मोटे तौर पर तुलना ही कर सकते थे। सबसे पहले यह देखना था कि कौन तेजी से चित्र बना सकता है। लेकिन इस पहले कदम पर ही शिष्य ठिठक गए।
उन्होंने पहले भी देखा था कि महुआ कितनी तेजी से गठन विधियां बना सकता है, गतिशील बादलों और बहते पानी की तरह बहते हुए इतनी तेजी से कि आंखें उनका अनुसरण नहीं कर पाती। वे छोटे हाथ स्याही से पैटर्न और बिंदु अंकित करते हुए इतने तेज थे कि वे लगभग प्रतिबिंब छोड़ जाते थे। हालांकि कौशल में हार का मतलब आत्मा में हार नहीं है। भले ही वे अंततः हार गए, लेकिन वे अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने दे सकते थे। बिना प्रयास किए परिणाम अभी भी अनिश्चित था। कई शिष्य जो सोचते थे कि वे आकृतियां बनाने में अपनी गति के साथ काफी अच्छे हैं, उदारतापूर्वक आगे बढ़े और सामने के मंच पर एक विशाल एरे प्लेट पर महुआ के साथ तुलना करना शुरू कर दिया। और फिर वे पूरी तरह से पराजित हो गए। उन्होंने मुश्किल से आधा से भी कम काम पूरा किया था और महुआ ने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। यहाँ तक कि कुछ प्रयास भी किए। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर थोड़ा धीमा करके उन्होंने अपना चेहरा बचाया था। कई शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए, उन्हें नीचे उतरने में शर्म आ रही थी। इसके बाद उन्होंने तुलना की कि कौन बेहतर चित्र बना सकता है। उसी संरचना पर जिसने इसे अधिक सटीकता से खींचा, जिसकी रेखाएं अधिक सुंदर थीं और जिसकी नींव अधिक गहरी थी, वह जीत गया। उपस्थित सभी शिष्यों ने फॉर्मेशन का अध्ययन किया था, फॉर्मेशन पैटर्न तैयार किए थे तथा उनके पास कुछ आधार भी थे। उनके काम की गुणवत्ता एक नज़र में ही स्पष्ट थी। आत्मविश्वास से भरे कई अन्य शिष्य आगे बढ़े। उन्हें भी अपने कुलों की प्रामाणिक संरचना शिक्षाएं प्राप्त हुई थीं और उन्होंने व्यूहपट पर जो संरचना विधियां बनाई, वे सभी सुंदर और साफ सुथरी थीं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट थे। हालांकि महुआ द्वारा तैयार की गई फॉर्मेशन विधि पर एक नज़र डालने से उनका ध्यान अनिवार्य रूप से भंग हो गया। फॉर्मेशन पैटर्न सटीक थे, एक बाल भी जगह से अलग नहीं थे, मानो उन्हें सीधे फॉर्मेशन पुस्तकों से स्थानांतरित किया गया हो। इतना ही नहीं, बल्कि स्ट्रोक चांदी के हुक और लोहे की पेंटिंग की तरह मजबूत और शक्तिशाली थे। यह एक पृथ्वी श्रृंखला संरचना थी। महुआ ने भी सहजता से पृथ्वी दाव अर्थ का एक अंश प्रसारित किया, इसलिए संपूर्ण संरचना भी एक व्यापक और गहन आकर्षण के साथ स्थापित हो गई। रूप और आत्मा दोनों पूर्ण थे। रूप की बारीकी को प्रयास से प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन आत्मा का आकर्षण ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से निकाला जा सके। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें पता था कि वे हार चुके हैं। अंतिम प्रश्न ये था कि कौन अधिक चुनौतीपूर्ण चित्र बना सकता है। एक सांसारिक परिवार का एक शिष्य सफेद वस्त्र पहने, सुंदर और आकर्षक, आगे बढ़ा। महुआ को याद आया कि यह शिष्य कियान राज्य के वेन वंश के वैद्य वंश से था, जिसे वेन शुवान कहा जाता था। वेन जुवान का व्यवहार शांत था। जब उन्होंने अपनी ब्रश को स्याही में डुबोया और द्वितीय श्रेणी के 11 पैटर्न संरचना का चित्र बनाना शुरू किया, महुआ को कुछ आश्चर्य हुआ, साथ ही वह भावुक भी हुआ। कुलीन कुलों के वंशज वास्तव में असाधारण थे, क्योंकि फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जो द्वितीय श्रेणी के 11 पैटर्न संरचना को आकर्षित कर सकते थे। ये वास्तव में काफी उल्लेखनीय था। महुआ ने अपना सिर हिलाया। यदि वे प्रतिभाशाली हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पोषित किया जाना चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक अंतराल देखने की जरूरत थी, लेकिन यह अंतर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वे निराशा में डूब जाएं और गठन के दांव को आगे बढ़ाने में विश्वास खो दें। महुआ ने इस पर भारी मन से विचार किया। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने सहजता से द्वितीय श्रेणी के 12 पैटर्न संरचना को चुना, अपनी गति धीमी कर ली और एक गंभीर अभिव्यक्ति अपना ली तथा इसे चित्रित करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। ये देखकर वेन जुवान का चेहरा पीला पड़ गया और वह हौंफने लगा। 12 पैटर्न संरचना की जांच करने और फिर महुआ को देखने के बाद उसने झुककर स्वीकार किया, मैं हार स्वीकार करता हूं। लेकिन महुआ की ओर उसकी निगाह दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। उनकी आंखों में महुआ को अपने आजीवन प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने की तीव्र महत्वाकांक्षा जागृत हो गई थी। महुआ ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। इसके साथ ही प्रतियोगिता लगभग समाप्त हो गई। सभी शिष्य चुप हो गए। प्रतियोगिता के बिना उन्होंने कभी नहीं जाना था, लेकिन वास्तव में सामना करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वे वास्तव में फॉर्मेशन के क्षेत्र में महुआ के खिलाफ नहीं जीत सकते। जो लोग फॉर्मेशन में विशेषज्ञता नहीं रखते हैं तथा इसकी केवल सही समझ रखते हैं, उनके लिए यह प्रतियोगिता बहुत जल्दी समाप्त हो गई। शिष्यों का एक समूह ऊपर गया, एक संरचना बनाए, फिर नीचे उतर गया। कुछ को तो ये भी एहसास हो गया कि वे संरचना बनाने से पहले ही हार गए थे। तेजी से ऊपर जाना और उतनी ही तेजी से नीचे आना, इसका मतलब था कि वे उतनी ही तेजी से हार गए।
केवल वे लोग ही जो वास्तव में फॉर्मेशन में निपुण थे उनके बीच मौजूद विशाल अंतर को जानते थे। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनके और मोहुआ के बीच एक गहरी खाई थी जो फॉर्मेशन द्वारा निर्मित थी। ये खाई पहुंच के भीतर प्रतीत होती थी, फिर भी इससे पार करना असंभव प्रतीत होता था। और यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप इसमें गिर सकते हैं और डूब सकते हैं। आमतौर पर मिलनसार मोहुआ पहली बार उनकी आंखों में अथाह गहराई में दिखाई दिया, लेकिन मोहुआ को लगा कि मुकाबला बहुत संक्षिप्त था। उसने खुद पर बहुत कम जोर लगाया था। किसी को भी बोलते न देख, मोहुआ ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और पूछा, क्या कोई और चुनौती देने वाला है? मोहुआ की ओर देखते ही शिष्य आश्चर्यचकित हो गए तथा उनमें शर्म और अपमान का भाव उत्पन्न हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मोहुआ एक बहुत ही दुष्ट फिर भी अपराजय छोटा राक्षस राजा था। उसी समय एक अन्य शिष्य कठोर चेहरे और गंभीर भाव के साथ खड़ा हुआ, मानो मोहुआ के कुकृत्यों को अस्वीकार कर रहा हो। मैं इसे करूंगा। मोहुआ को वह कुछ हद तक परिचित लगा, लेकिन वह उसका नाम नहीं जानती थी। शिष्य ने कहा, मेरा उपनाम झेंग है, जिसे फैंग नाम दिया गया है, जो जैन राज्य के जैन परिवार से है। झेंग फैंग। मोहुआ को याद आया, फिर पूछा, आप किस में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? झेंग फोंग ने अपना सिर हिलाया। फॉर्मेशन के मामले में मैं मानता हूं कि मैं आपके बराबर नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझे सिखाते हैं तो मैं अपने दिल को असंतुष्ट नहीं मान सकता, इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। मुझे परखो। हाँ, झेंग फोंग ने सिर हिलाया। मेरे परिवार के पास गुप्त निर्माण तकनीकों का एक सेट है। मैं इसे एक बार आपके लिए बनाऊंगा और आपको इसे 2 घंटे के भीतर फिर से बनाना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं स्वीकार करूंगा कि प्रशिक्षण में आपकी योग्यता असाधारण है, आपकी समझ गहन है और आप वास्तव में हमें सिखाने के लिए योग्य हैं। मैं आपकी अंतर्दृष्टि का परीक्षण कर रहा हूं। मोहुआ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास था। मुझे इस तरह परखो, और इतना अच्छा भाग्य। हे मूर्ख बालक, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो या मुझे अपने परिवार का गुप्त स्वरूप उपहार में दे रहे हो? मोहुआ की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने बहुत खुश न दिखने की पूरी कोशिश की, अपना चेहरा सख्त बनाए रखा और गंभीरता से कहा, हाँ, मेरा परीक्षण करना आवश्यक है। अच्छा, झेंग फोंग ने गंभीरता से कहा, फिर एरे प्लेट की ओर बढ़े और अमित्र स्वर में कहा, ये संरचना हालांकि केवल प्रथम श्रेणी और प्रवेश स्तर की है, फिर भी मेरे जैन परिवार की विशिष्ट संरचना है। मैं तुम्हें इसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं इसे केवल एक बार बनाऊंगा और यदि तुम इसे नहीं सीख सकते तो ईमानदारी से हार मान लो। हम। मोहुआ ने उत्सुकता से सिर हिलाया, वह उत्सुकता से भर गया। झेंग फैंग ने चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही पहला वार हुआ, मोहुआ की निगाहें तेज हो गईं। थंडर पैटर्न। ये है थंडर पैटर्न। 8 ट्रिग्राम संरचना से थंडर पैटर्न। झेंग परिवार का गुप्त गठन वास्तव में था दुर्लभ 8 ट्रिग्राम थंडर गठन। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। व्यापक अनुभव वाले अन्य शिष्य भी आश्चर्यचकित थे। ये थंडर सीरीज फॉर्मेशन है। ये सीखना कठिन है। भले ही मोहुआ में उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि हो, वह संभवतः इसे 2 घंटों में नहीं सीख सकता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या ये थोड़ा सा छलपूर्ण नहीं है? ये सम्मान के बिना जीत जैसा लगता है। कैसे हो सकता है? ये वही है जिसने बड़े गर्व से हमें फॉर्मेशन सिखाने की पेशकश की थी। लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं वो एल्डर मास्टर झुन थे, जिन्होंने उसे सिखाने के लिए कहा था, और वह निश्चित रूप से एल्डर की अवज्ञा नहीं कर सकता था। क्या वह कर सकता था? अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, ये बात तो सही लगती है। यह मोहुआ की गलती नहीं है। आपने मान लिया, फिर आप किसके पक्ष में हैं? क्या आपके पास कोई सिद्धांत नहीं है? क्या आपका कोई रुख नहीं है? ... शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। हालांकि मोहुआ ने गहनता से ध्यान केंद्रित किया, उसकी दिव्य इंद्रिय तेजी से काम कर रही थी और वह चेतना के सागर में झेंग फोंग द्वारा खींचे गए गठन के प्रक्षेप पथ की गणना कर रहा था। झेंग फोंग द्वारा बनाए गए प्रत्येक स्ट्रोक और पैटर्न को मोहुआ की दिव्य इंद्रिय द्वारा विखंडित और गणना की गई, जिससे आध्यात्मिक शक्ति के एक अधिक आवश्यक प्रक्षेप पथ में परिवर्तित हो गया। ये संरचना स्ट्रोक दर स्ट्रोक धीरे धीरे उनकी चेतना के सागर में भी पुनर्निर्मित हुई, जो पल पल स्पष्ट होती जा रही थी। और धीरे धीरे इसने संगठन का पूर्ण दायरा तैयार कर लिया। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह एक बहुत ही विशेष थंडर फॉर्मेशन था। आध्यात्मिक शक्ति का प्रक्षेप पथ सौम्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य वध करना नहीं था।
इसके अलावा फॉर्मेशन पैटर्न का विन्यास कुछ हद तक परंपरागत था, जो मोहुआ द्वारा पहले अध्ययन किए गए थंडर पैटर्न से कुछ भिन्न था। फॉर्मेशन पिवट की संरचना। मोहुआ को एक प्रकार का पूर्वाभास हुआ, लेकिन करीब से विचार करने पर उसे लगा कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये वास्तव में एक बुनियादी प्रथम श्रेणी 9 पैटर्न संरचना थी, फिर भी संरचना का तर्क अपरिचित लगा। केवल संरचना आरेख से मोहुआ यह निर्धारित नहीं कर सका कि इस संरचना का क्या उद्देश्य है, और अन्य संबंधित संरचनाओं के सिद्धांत और भी अधिक मायावी थे। उसे न तो नाम पता था और न ही उद्देश्य। एक अनाम थंडर फॉर्मेशन। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जेन फोंग ने उसे अध्ययन के लिए यह प्रस्तुत किया था। भले ही वह इसमें निपुणता प्राप्त कर लेता, फिर भी वह इस संरचना की जटिलताओं या विशिष्ट कार्यों को नहीं समझ पाता। इसे सीखना व्यर्थ सीखना होगा। मोहुआ को याद आया कि जेन फोंग ने बताया था कि यह जेन परिवार का प्रवेश स्तर गठन था। क्या इसका मतलब यह था कि यह संरचना केवल आधार थी? क्या वास्तविक कोर फॉर्मेशन इस थंडर फॉर्मेशन बेस से उत्पन्न हुए थे? मोहुआ ने चुपचाप जेन फोंग को देखा और मन ही मन उसे उपहार देने वाले बच्चे के रूप में चिन्हित कर लिया। हालांकि यह प्रथम श्रेणी का अनाम थंडर फॉर्मेशन अपरिचित लगा और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मोहुआ के अपने अनुभव और संरचनाओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर इसे सीखना वास्तव में मुश्किल नहीं था, विशेषकर इसलिए कि वह स्वर्गीय गुप्त गणना में कुशल था। इस प्रकार जब जेन फोंग ने संरचना का चित्र बनाना समाप्त किया और पीछे मुड़कर आत्मविश्वास से मोहुआ को देखा, तो मोहुआ ने ब्रश उठाया, उसे स्याही में डुबोया और एक ड्रैगनफ्लाई की तरह सहजता से पानी को छूते हुए उसने एरे प्लेट पर संरचना को चित्रित किया, जिसे उसने केवल एक बार देखने के बाद ही पूरी तरह से गणना कर ली थी। जेन फोंग के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव जम गया जब उसने मोहुआ को देखा, मानो वह किसी छोटे राक्षस को देख रहा हो। क्या आपने पहले इसका अध्ययन किया था? मोहुआ ने ईमानदारी से जवाब दिया। अभी अभी सीखा है। जेन फोंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः उसकी अभिव्यक्ति हताश और निराश हो गई और वह चला गया। हालांकि मोहुआ ने विचारों की नई दिशाएं खोली। एक उम्मीद भरे चेहरे के साथ इकट्ठे हुए शिष्यों को देखते हुए पूछा, क्या कोई और मेरा परीक्षण करना चाहता है? अधिमानतः कुछ कठिन दुर्लभ संरचना के साथ जिसका मैंने अध्ययन नहीं किया है। मोहुआ ने मन ही मन आशा जताई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहुआ ने फिर पूछा, फिर भी कोई नहीं बोला। मोहुआ को कुछ हद तक इसका अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता तो उसे नाटक करना चाहिए था। कल्पना कीजिए कि वह अपना दिमाग खपा रहा था, अपना पूरा प्रयास लगा रहा था, गहराई से विचार कर रहा था और बड़ी मुश्किल से इस थंडर सिस्टम संरचना को बना पा रहा था। ये मछली पकड़ने तथा अधिक संरचनाओं को सीखने के लिए बेहतर होता। गलत गणना, जल्दबाजी, ताओ साधना में उनका अपना अनुभव अभी भी उथला था। उन्होंने खुद को भविष्य में अधिक सावधान रहने की याद दिलाई। मोहुआ ने खुद को सलाह दी और फिर संयोग से फिर से पूछा, किसी और को? फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। मोहुआ ने आह भरी, फिर उसके पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, तो मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा। उपस्थित शिष्यगण पहले तो चौंके, फिर थोड़े असंतुष्ट हुए, उनके चेहरे थोड़े लाल हो गए। लेकिन जैसी स्थिति थी, उनके पास चुपचाप अपना सिर झुकाने और मोहुआ की शिक्षा को ईमानदारी से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, चलो कक्षा शुरू करते हैं। मोहुआ की आवाज तीखी थी। इसके बाद मोहुआ ने पाठ शुरू किया। प्रथम श्रेणी की गठन विधि कठिन नहीं थी। मोहुआ ने इसे सहजता से सिखाया। प्रथम श्रेणी निर्माण विधि में उनकी दक्षता गहन थी, जिससे उनका शिक्षण सहज और सरल हो गया। कभी कभी जब कोई संरचना ज्ञान का अंश उसे समझ में आता था, लेकिन उसे समझाना नहीं आता था, तो वह एल्डर मास्टर जुन को याद करता था और उसकी नकल करते हुए दूसरों को सरलता और स्पष्टता से समझाता था। अन्य शिष्य मौखिक और चेहरे से तो असहमत थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने आंतरिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया। वे ये भी जानते थे कि मोहुआ का फॉर्मेशन स्तर वास्तव में उनसे कहीं अधिक ऊंचा था। इसलिए भले ही उन सभी के चेहरे कठोर थे और वे घमंड से पेश आ रहे थे, फिर भी उन्होंने मोहुआ की शिक्षा को आत्मसात कर लिया। इसके अलावा एल्डर मास्टर जुन भी, जो फॉर्मेशन में अत्यंत कुशल थे, अपनी इसी गहन कुशलता के कारण कभी कभी कुछ बुनियादी अवधारणाओं को विस्तार से समझाना छोड़ देते थे। मोहुआ अलग था। उन्होंने केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रशिक्षण तक ही अध्ययन किया था तथा उनका आधार ठोस था, इसलिए उनकी अंतर्दृष्टि से फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में शिष्यों के लिए समझना आसान हो गया।
इसके अतिरिक्त एल्डर मास्टर जून सख्त और जिद्दी थे। हालांकि मुहुआ मिलनसार और मिलनसार था। इस प्रकार उनके अनजाने में ही ताओ शिक्षण कक्ष के सभी शिष्य जो ईमानदारी से सीखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और प्रशिक्षण में अपने कौशल में सुधार करना चाहते थे, मुहुआ के व्याख्यानों को गंभीरता से सुनने लगे। मुहुआ व्याख्यान पीठ के सामने शांत और बिना किसी जल्दबाजी के सहजता से बोलते हुए खड़े थे। उनका आचरण और शालीनता एक छोटे प्रशिक्षक जैसी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। जब एल्डर मास्टर जून वापस लौटे और ताओ शिक्षण कक्ष का दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य प्रकट हुआ। उनकी यह अपेक्षा थी कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मुहुआ द्वारा इन शिष्यों को शिक्षा देने का विरोध करेंगे। ये समस्याएं निश्चित रूप से मुहुआ को स्वयं ही हल करनी थी। वह सभी को मना पाएगा या नहीं, यह मुहुआ की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता था और इसमें हस्तक्षेप करना उसके लिए उचित नहीं था। एल्डर मास्टर जुन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मुहुआ इतनी जल्दी स्थिति को सुलझा लेंगे, कि ये गर्वित छात्र इतनी आज्ञाकारी ढंग से उनका पालन करेंगे। एल्डर मास्टर जुन ने एक क्षण तक सोचा और फिर स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने मुहुआ को परेशान नहीं किया बल्कि बस चला गया। ... तब से जब भी कोई मामला होता था, एल्डर मास्टर जुन मुहुआ को स्थानापन्न शिक्षण करने देते थे। कभी कभी जब कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती थी, तब भी एल्डर मास्टर जुन एक आलसी बीमारी का दिन ले लेते थे और मुहुआ को शिष्यों से भरे कमरे में शिक्षा देने का काम सौंप देते थे। एक शिष्य अन्य शिष्यों को प्रशिक्षण सिखा रहा है। यह मामला शीघ्र ही ताइक्सू गेट के बुजुर्गों के संज्ञान में आ गया। कुछ शिष्यों का समर्थन करने वाले कियान राज्य के परिवारों को भी इसकी जानकारी हो गई और मुख्य रूप से असंतोष को पालते हुए उन्होंने ताइक्सू गेट के कुछ आधिकारिक बुजुर्गों पर एल्डर मास्टर जून से स्पष्टीकरण मांगने के लिए दबाव डाला। कई सच्चे ट्रांसमिशन एल्डर्स अनिच्छा से लेकिन अपरिहार्य रूप से एल्डर मास्टर जून के पास पहुंचे और अस्थायी रूप से कहा, बूढ़े साहब, इस मामले में क्या ये शायद नियमों के विरुद्ध है? एल्डर मास्टर जून ने चाय की चुस्की लेने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी पलकें भी नहीं उठाईं। कौन से नियम? यह बुजुर्ग लोग हिचकिचाए। वे क्या कह सकते थे? ताइक्सू गेट के कई नियम इस पूर्वज की भागीदारी से स्थापित किए गए थे। वे उसके सामने नियमों की बात करने का साहस कैसे कर सकते थे? हालांकि एल्डर मास्टर शुन अन्य पूर्वजों के विपरीत, जो साधना के लिए खुद को एकांत में रखते थे या पर्दे के पीछे रहते थे, उन्होंने खुद को प्रचार और शिक्षा के सिद्धांत के लिए समर्पित कर दिया। अपनी काफी उम्र में भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देना जारी रखा। हालांकि वे जिद्दी और कुछ हद तक चिड़चिड़े स्वभाव के थे, फिर भी उन्होंने दिखावा नहीं किया और इसलिए वे इतना बोलने का साहस कर पाए। एक बुजुर्ग ने कुछ देर गहन विचार करने के बाद फुसफुसाकर कहा, एक शिष्य द्वारा अन्य शिष्यों को शिक्षा देना, यह अनुचित है, परंपरा के अनुरूप नहीं है। यह उचित नहीं है, ये परंपरा के अनुरूप नहीं है। एल्डर मास्टर जुन ने बुदबुदाया, फिर कुछ देर भौहें चढ़ाने और विचार करने के बाद उन्होंने सिर हिलाया। वास्तव में यह उचित या पारंपरिक नहीं है। बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। ऐसी स्थिति में एल्डर मास्टर जुन ने कहा, बस उसे आधिकारिक तौर पर छोटे प्रशिक्षक का पद सौंप दें और फिर यह उचित और पारंपरिक होगा। छोटे प्रशिक्षक। बुजुर्ग का दिल बैठ गया और वह जल्दी से बोला, बूढ़े साहब, ये आउटर गेट का एक नया शिष्य छोटे प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहा है। ताइक्सू गेट में इसकी कोई मिसाल नहीं है। क्या अब कोई मिसाल नहीं है? एल्डर मास्टर जून ने सिर हिलाया। मिसाल? खैर, किसी को तो हमेशा पहला होना ही चाहिए। यह नहीं किया जा सकता। अन्य बुजुर्गों ने भी कहा, बूढ़े साहब, ये कार्य अनुचित है। ये वास्तव में काफी अभूतपूर्व है। इस जूनियर के अनादर को क्षमा करें, लेकिन ये कुछ हद तक तुच्छ लगता है। छोटे प्रशिक्षक जैसी भूमिका स्थापित नहीं की जा सकती। ट्रू ट्रांसमिशन एल्डर्स का समूह चर्चा से गुलजार हो गया। एल्डर मास्टर जुन ने चाय का घूंट लिया, आह भरी और कहा, मैं अनुचित नहीं हूं और चूंकि आप सभी इसका विरोध करते हैं, तो चलो समझौता कर लेते हैं। हम उसे छोटा प्रशिक्षक नहीं बनाएंगे। चलो उसका दर्जा थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसे जूनियर ब्रदर बना देते हैं। अन्य सच्चे ट्रांसमिशन एल्डर्स स्तब्ध रह गए, उनके दिल धड़कने बंद हो गए। ओह, यह तो एक जाल था। एल्डर मास्टर जुन रणनीतिक तरीके से पीछे हट रहे थे। उनकी मूल योजना संभवतः लिटिल इंस्ट्रक्टर की नहीं थी। एक सच्चे ट्रांसमिशन एल्डर ने गोली खाए फिर भी विरोध करना चाहता था। ये भयावह अभी भी लगता है। एल्डर मास्टर शुन का चेहरा उदास हो गया। थोड़ा गुस्से में उन्होंने कहा, आपका क्या मतलब है?
मैंने पहले ही काफी समझौता कर लिया है। अगर छोटा प्रशिक्षक नहीं तो ठीक है, लेकिन जूनियर भाई बस एक छोटा सा मौखिक पद बिना किसी वास्तविक पद के, और फिर भी आपको आपत्ति है। क्या आपको लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी बातें अब कोई महत्व नहीं रखती? सच्चे प्रसारण के बुजुर्गों के समूह को अपने माथे पर कड़वा ठंडा पसीना महसूस हुआ। अंततः उन्होंने चापलूसी का सहारा लिया। बूढ़े साहब सही कह रहे हैं, आखिरकार ये जूनियर ब्रदर की उपाधि मात्र है। इस बिंदु पर उनके पास दांत पीसकर कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर हम इसे करेंगे। अंततः एल्डर मास्टर झुन संतुष्ट हो गए। उन्होंने सिर हिलाया, हाथ हिलाया और लोगों को भगाना शुरू कर दिया। बर्खास्त करो, ये तो मामूली बात है, बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। यह मामला इस प्रकार तय हो गया। ट्रू ट्रांसमिशन एल्डर्स का समूह कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले फॉर्मेशन क्लास के दौरान एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ को मंच पर बुलाया और नीचे बैठे शिष्यों से कहा, बाहरी दुनिया में आप में से प्रत्येक की अपनी राय है और मैं हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन अब से इस ताव शिक्षण कक्ष में, जो संरचनाओं को पढ़ाने के लिए समर्पित है। एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ की ओर इशारा किया। उनकी आवाज बूढ़ी लेकिन दृढ़ थी। आप सभी शिष्यों को उसे इस प्रकार संबोधित करना चाहिए, जूनियर भाई।